हेलो गाइस, मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सब मस्त और व्यस्त होंगे। आज से हम क्लास 12th चित्रण प्रकाशन बुक का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप सब उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे आसान टॉपिक को लेते हैं, आव्यूह। इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह या मैट्रिक्स है क्या? संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ये एक आयताकार रूप लिखा है, इसको हम बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। इस रूप में अंदर हम संख्याओं को लेते, जैसे कि 4 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 0 लिखा, -1 लिखा। तो मैंने क्या बोला है कि संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। तो ये आयताकार रूप में क्रम विन्यास किया गया है। अब ये संख्याएं लिखी हैं, अगर अंदर यहाँ पर हम x लिख दें, √x लिख दें, log x कर लें, ठीक है, -1 कर लें, i कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संख्याएं हो चाहे फलन हो सकते हैं। तो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। ओके, इस आव्यूह के बारे में और जानकारी लेते हैं। आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। वो कैपिटल लेटर ए से जेड तक कोई भी हो सकते हैं। ओके, ए से जेड तक कोई भी हो सकते हैं। ओके, बात सबको समझ में आ रही है? ए से जेड तक कोई भी हो सकते हैं। अब आप जो अंदर संख्याएं या फलन लिखे हैं, अंदर संख्या या फलन जो कुछ भी लिखा है वो आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस आव्यूह में कौन कौन से अवयव हैं, तो हमारा जवाब होगा 4, 5, 1, फिर 2, 0 और -1। जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं ये सभी इस आव्यूह के अवयव हैं। अंदर जो भी संख्याएं दिख रही हैं वो सभी आव्यूह के अवयव हैं। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें पंक्ति और स्तंभ के बारे में। देखिए, पंक्ति को इंग्लिश में रो कहा जाता है। ओके, और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, COLUMN। अब अगर इस आव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक इस प्रकार से लाइन गई है और एक यहाँ लाइन गई है। ये जो 2 लाइन आपको दिख रही हैं ये 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति को मैंने R1 बताया और दूसरी वाली पंक्ति को R2 कह दिया। ओके, R इस R का अक्षर लिया यहाँ से, R माने R का फुल फॉर्म रो है, पंक्ति। और अब अगर जो खड़े दिख रहे हैं पिलर टाइप, ये ऊपर से नीचे की तरफ, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, इनको हम कॉलम कहेंगे। कॉलम, पहला अक्षर C लिया है। कॉलम का हिंदी स्तंभ होता है C1, दूसरा C2, तीसरा C3। कितनी भी स्तंभ हो सकते हैं, कितनी भी पंक्तियां भी हो सकती हैं। ओके, अभी R1 और R2 इस आव्यूह में केवल 2 पंक्तियां हैं और 1, 2 और 3 स्तंभ हैं यहाँ पर। ओके, बात क्लियर है? उसी प्रकार अगर इसको देखा जाए तो वही सेम काम यहाँ भी है, एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति। यहाँ भी R1 और R2 लिखा है। ओके, अगर इस टाइप से देखा जाए तो ये पिलर टाइप है, तो ये कॉलम हो गए हैं, C1, C2 और C3। ओके, अब हम बात करते हैं इस आव्यूह का क्रम भी इसको कह सकते हैं और इसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। ओके, या फिर इसको हम कोटि भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इस आव्यूह का क्रम क्या है या फिर इस आव्यूह की कोटि क्या है, चलिए भाई देखते हैं। एग्जाम्पल एक अलग से लिखते हैं। यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिखा C, इसको C मान लिया। 2, 4, 5, 1, 2, 3 और 0, 1, 4 कितने भी अवयव अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब कोई भी आव्यूह का अगर हमें क्रम बताना है तो क्रम लिखने के लिए सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं। तो मैंने R लिखा, सबसे पहला काम, और इंटू में लिखते हैं स्तंभों की संख्या। हमेशा ये क्रम रहेगा, कभी ये क्रम बदल नहीं सकता।
सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आप वहां पंक्तियों की संख्या को लिखो और फिर स्तंभों की संख्या को लिखो। चलो देखते हैं किसमें कितनी पंक्तियां, पंक्तियां आपने जान ली है कैसे काउंट करनी है। जो क्षैतिज रूप में लिखी है ना, ये क्षैतिज रेखाएं, वो सभी क्षैतिज रूप में लिखे अवयव पंक्ति कहलाते हैं। ओके, और ऊर्ध्वाधर रूप में लिखे अवयव स्तंभ कहलाते हैं। ओके, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। इसमें 3 पंक्तियां हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखा जाएगा इनटू, और कितने स्तंभ में, 1 2 और 3, इसमें 3 स्तंभ में। तो इस आव्यूह का क्रम हो गया 3 × 3, 3/3। ओके, इनका मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको केवल ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे ही लिखना है 3 × 3, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर हमें अवयवों की संख्या पता करनी हो तो इनका मल्टीप्लाई करके अवयवों की संख्या मालूम हो सकती है। ओके, या फिर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस आव्यूह में 9 अवयव हैं, या मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। बट क्रम लिखने के लिए इनको 3 × 3 ही लिखा जाएगा। ओके, अगर हम इस आव्यूह का क्रम पता करना चाहें तो यहाँ पर हमें एक पंक्ति, दो पंक्तियां लिख रही हैं, इनटू एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 स्तंभ दिख रहे हैं। तो इस आव्यूह का क्रम हो गया 2 × 3, 2/3। ओके, अच्छा एक बात यहाँ पर और बताते हैं, देखिए किताबों में शायद इस रूप में लिखा रहता है, ऐसे ही लिखा रहता है, लेकिन इसको दर्शाने के लिए ऐसा वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और दोनों तरफ पैरेलल रेखाएं लिखकर भी इसको दर्शा सकते हैं, या फिर इसको दर्शाने का ये चिन्ह होता है। ओके, लेकिन आपने केवल इसको ही पढ़ा होगा, ये तीनों ही इसको दर्शाने के प्रकार हैं। हम तीनों में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यहाँ अंदर अवयव लिखें 4 5 2 7, यहाँ भी लिखते हैं 4 5 2 7, या फिर यहाँ भी लिखें 4 5 2 7। जो आव्यूह ये है वही सेम आव्यूह, बस लिखने के प्रकार अलग अलग हो गए हैं, लेकिन बेटा आव्यूह ये एक ही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अगर पूछा जाए कि इस आव्यूह का क्रम क्या है, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, इस आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, इनटू, और यहाँ पर 2 स्तंभ हैं, तो यहाँ पर भी इनटू में 2 आएगा। तो इस आव्यूह का क्रम 2/2 है, 2 × 2 है। ओके, बात क्लियर है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन भी कई सारे बनते हैं, ठीक है ना, तो लगभग बेसिक जानकारी आपको हो गई है। अब हम बताते हैं कि इस आव्यूह के प्रकार क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो आपको बताते हैं। ओके, सबसे पहला टाइप आपको बताते हैं आव्यूह का प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का प्रकार, सबसे फर्स्ट नंबर एक होता है वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह सबसे फर्स्ट। तो वर्ग आव्यूह की पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए नाम से मालूम चल रहा कि वर्ग आव्यूह, तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, आर और सी के मान जिस आव्यूह में समान हो उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे इसको 1 2 3 4, एक ये भी वर्ग आव्यूह है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल 1 4 3 0 I, कुछ भी बेटा अवयव लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अवयव लिखो। यहां पर जो पंक्तियां हैं वही सेम स्तंभ में, कैसे पता किया? देखो एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, दो पंक्ति यहां पर है, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, यहां पर 2 स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान है, इसलिए इस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाएगा। ओके, यहां भी देख लो, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ देखो एक स्तंभ दूसरा और तीसरा। तो यहां भी वही सेम रीजन है, सेम काम है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान है,
इसलिए इस आव्यूह भी वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, एक यहाँ पे बात और जान लो कि मुख्य विकर्ण क्या है। मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण क्या है। देखिए, अगर चलो मान लो इसी में ही देख लें, ये एक आव्यूह दिया है, इस आव्यूह में दो विकर्ण है, ठीक है। कौन कौन से? एक बेटा विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, लेकिन ये वाला जो विकर्ण है ये विकर्ण मुख्य विकर्ण कहलाता है। इसमें अवयव फिलहाल अभी 1i और 7 है, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। विकर्ण तो ये भी है 3i और 4, बट ये मुख्य विकर्ण नहीं है। जब कभी भी मुख्य विकर्ण की बात हो तो हमेशा ऐसे ही अवयव लिए जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि मुख्य विकर्ण, यहाँ मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन है, तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयव 1 और 4 है। ओके ना, मुख्य विकर्ण, क्योंकि अभी जो परिभाषाएं बताने वाले हैं उसमें मुख्य विकर्ण का बहुत अधिक रोल है, इसलिए इसको याद रखें, मुख्य विकर्ण। ओके, अब इसमें दूसरी परिभाषा हमारी रहेगी इकाई आव्यूह। ओके, इकाई आव्यूह। इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये इकाई आव्यूह, देखो इकाई आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य हो और अन्य सभी अवयव, सॉरी उल्टा बोल दिया, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक एक हो, प्रत्येक अवयव 1 हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो। एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर हम कि मुख्य विकर्ण के सभी प्रत्येक अवयव 1 1 है, प्रत्येक अवयव 1 है। जैसे कि ये तो मुख्य विकर्ण बताया मैंने आपको, ये मुख्य विकर्ण, इसका देखो प्रत्येक अवयव 1 1 1 है और अन्य सभी अवयव शून्य है। तो इस आव्यूह को हम क्या कहते हैं? इकाई आव्यूह कहा जाता है। और इकाई आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या समान है और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई फॉर आइडेंटिटी, आई से करते हो कि ये तो 3 × 3 क्रम का है। अगर छोटा रूप लिखें तो 1 0 0 1, ये भी आई है, क्योंकि यहाँ भी वही सेम परिभाषा बन रही है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है। यही तो मुख्य विकर्ण है, इसका प्रत्येक अवयव 1 है। ओके, प्रत्येक अवयव, तो इसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन इसका क्रम क्या है? 2 × 2। क्यों? क्योंकि 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। ओके, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। इसका जो क्रम है ये I2 इसको कहा जाएगा और इस आव्यूह को हम I3 कहते हैं। ये I2 है और ये आव्यूह हमारा I3 कहलाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं इकाई आव्यूह। अब नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगी इकाई आव्यूह के बाद विकर्ण आव्यूह। यहां पर परिभाषा रहेगी हमारी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह में यह है कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। इन दोनों में डिफरेंस भी आपको मालूम चलेगा। क्या बोला यहाँ पे कि मुख्य विकर्ण के अवयव के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। तो मुख्य विकर्ण कुछ भी हो सकता है, ऐसे ABC कर लें, इसमें कोई कंडीशन नहीं, कैसे भी अवयव हो, कोई कंडीशन नहीं है, अवयव कैसे भी हो। ओके, बट मुख्य विकर्ण के अवयव 0 ना हो। ओके, मुख्य विकर्ण के अवयव, ये बेटा मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव 0 ना हो, तो इस आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये भी एक विकर्ण आव्यूह भी कहा जाएगा। इकाई आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह होता है। ओके, याद रखिए यहाँ पे कोई भी अवयव लिखें, कोई भी अवयव लिखें, बट कोई अवयव यहाँ पे शून्य ना हो और शेष अवयव शून्य हो सकते हैं। इसके बाद है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह में परिभाषा क्या है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। समान मतलब 1 1 भी हो सकता है, ये भी चलेगा, 2 2 कर लो, 3 3 कर लो, कोई भी कर लो,
400 040 और 004, ये जो मैंने आव्यूह लिख रखा है इसको अदिश आव्यूह कहेंगे। ओके, ये एक अदिश आव्यूह है क्योंकि इसके सभी जो मुख्य विकर्ण के अवयव समान हैं। यहाँ पर 4 4 कर लो, 3 3 कर लो। अब एक अहम बात सुन लो ध्यान से, देखिए अगर हम कहें कि ये इकाई आव्यूह है, बिल्कुल इकाई आव्यूह तो है। क्या ये विकर्ण आव्यूह है? बिल्कुल विकर्ण आव्यूह, इसको विकर्ण आव्यूह भी कहेंगे। क्या ये अदिश आव्यूह है? तो बेटा ये अदिश आव्यूह भी है। मतलब इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह भी हो सकता है, विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है, और इकाई आव्यूह तो वो तो है ही। अब हम बात करते हैं अदिश आव्यूह की। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह तो है ही, लेकिन ये विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है। ओके, अब इसकी बात करें, ये विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह नहीं हो सकता, ये विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं हो सकता। हमेशा के लिए, कभी कभी तो होगा, अब मगर इसी को लिख दें तो ये अदिश आव्यूह भी है और विकर्ण आव्यूह भी है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ओके, ये जो परिभाषाएं बताई हैं ये सब चैप्टर में भी काम आएंगी। ओके, टॉपिक मैं कल से शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा अभ्यास, इन सबको दोबारा से देखिए। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।